अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। बेटा उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता करें। बेटा फिज़िक्स के आज के लेक्चर के अंदर हम जो है एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन को डिस्कस करेंगे। एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन से मुराद आपकी अनडिज़ायरेबल साउंड को सेफ़ लेवल के ऊपर लेकर आना, या अगर नॉइज़ ज़्यादा है तो उसको किस तरीक़ेकार से हम कम कर सकते हैं ताकि जो आवाज़ आपके कानों तक पहुँचे वो कानों को नुकसान ना पहुँचाए, या आप उसको जो है रिलैक्स होकर सुन सकें। तो एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन या एक्वेस्टिक से मुराद यही है कि ऐसे तरीक़ाकार, ऐसे मटेरियल का यूज़ करना या ऐसा मेथड अपनाना जिसकी मदद से अनडिज़ायरेबल साउंड जो है उसको आप कम कर सकें, उसके लेवल को नीचे लेकर आ सकें। इसकी अगर आप डेफिनेशन देखें एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन की, द टेक्निक आर मेथड यूज टू अब्जॉर्ब अनडिज़ायरेबल साउंड बाय सॉफ्ट एंड पोरस सर्फेसिस इज़ कॉल्ड एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन। वो तरीक़ाकार या वो अमल जिसकी मदद से या जिसको इस्तेमाल करते हुए हम अनडिज़ायरेबल साउंड, अगर साउंड का लेवल ज़्यादा है, शोर ज़्यादा है, तो उसको हम अनडिज़ायरेबल साउंड कहते हैं। तो उसको अब्जॉर्ब करना यानी कि उसकी मकदार को, उसके लेवल को कम करना बाय सॉफ्ट एंड पोरस सर्फेसिस, नरम और सुराखदार सतहों की मदद से इस कॉल्ड एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन। तो ये एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन कहलाता है। जैसे कि लास्ट हमने टॉपिक देखा जिसमें हमने इको को डिस्कस किया था, तो उसके लिए हमने एक हार्ड, जो फ्लैट और रिजिड वाल का इस्तेमाल किया था ताकि हमारी जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है वो अच्छी हो, इको जो है वो अच्छी प्रोड्यूस हो। तो इधर जो है इस टेक्निक के अंदर हम नरम सरफेस जैसे कि कर्टन वगैरह होते हैं, पर्दे होते हैं, क्लीन होते हैं, या फिर आपकी सीलिंग वगैरह है जिसकी जो है सरफेस ऊपर वाली सॉफ्ट होती है या सुराखदार होती है, ताकि आवाज़ जब उसके साथ टकराए तो कम से कम रिफ्लेक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उसमें अब्जॉर्ब हो जाए। तो ऐसी जगह जहाँ पर शोर ज़्यादा होता है या जहाँ पर लोग ज़्यादा जमा होते हैं, तो उसकी साइडों के ऊपर जो वाल्स होती हैं उनको हम जो है ऐसे मटेरियल के साथ जो है पर्दे वगैरह लगा देते हैं, कर्टन लगा देते हैं, ताकि आवाज़ की रिफ्लेक्शन जो है वो कम से कम हो। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ एक्वेस्टिक वाला टॉपिक जो है, ये शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने इस सारे को अच्छे तरीके से करना है। इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर जैसे जैसे बनते रहेंगे वो आपको मैं बताता जाऊँगा, तो आपने बुक के ऊपर उनको अंडरलाइन करते जाना है। तो सबसे पहले आप इसकी एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन की, ये इंपॉर्टेंस ऑफ एक्वेस्टिक की डेफिनेशन नहीं है, ये एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन की डेफिनेशन है। इसको फिर रिपीट कर देता हूँ। द टेक्निक और मेथड यूज टू अब्जॉर्ब अनडिज़ायरेबल साउंड बाय सॉफ्ट एंड पोरस सरफेसिस। वो टेक्निक या मेथड जिसकी मदद से या जिसको इस्तेमाल करते हुए हम अनडिज़ायरेबल साउंड को कम करते हैं, अब्जॉर्व कर लें सॉफ्ट या पोरस मटेरियल को या सरफेस को इस्तेमाल करते हुए, उसको हम एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन कहते हैं। अब हम जो है साथ साथ इसको जो है देखते जाएंगे, और जहाँ से अंडरलाइन करना होगा या जो इम्पोर्टेंट होगा वो मेंशन करता जाऊँगा। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज़ मोर प्रोमिनेंट इफ़ द सरफेस इज़ रिजिड एंड स्मूथ एंड लेस इफ़ द सरफेस इज़ सॉफ्ट एंड इरेगुलर। जैसे हमने इको वाले मेथड के अंदर देखा था, इको की मदद से जब हमने स्पीड ऑफ साउंड फाइंड किया था, तो वहाँ पर हमने जो है वॉल जो ली थी वो रिजिड और स्मूथ या फ्लैट सरफेस उसकी होनी चाहिए, ताकि जो रिफ्लेक्शन या इको है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके बरक्स अगर आपकी जो सरफेस है वो सॉफ्ट है या इरेगुलर मीन कि उसकी बनावट ऐसी है कि कहीं से उभरी हुई है, कहीं से ढलान है, तो एक जैसी शेप नहीं है, तो उस दीवार से जब रिफ्लेक्शन होगी तो वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगी, ताकि इको जो है प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं होगी। तो रिफ्लेक्शन जो है आवाज़ की वो रिजिड या कह लें कि आप फ्लैट सरफेस से ज़्यादा होती है, बरक्स इसके कि अगर आपकी सरफेस जो है वो सॉफ्ट है या इरेगुलर है। सॉफ्ट पोरस मटेरियल सच एज रैपरीज एंड रग्स अब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी एंड थस क्वाइट इकोज एंड सॉफ्टनिंग नॉइज। पोरस मटेरियल जैसे कि ड्रापरीज एंड रग्स वगैरह हैं, ये आवाज़ को ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं, साउंड एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और इको को कम से कम करते हैं, जिसकी वजह से जो शोर है वो कम से कम पैदा होता है। Thus by using such material in noisy places we can reduce the level of noise pollution। जहाँ पर ज़्यादा शोर होता है वहाँ पर ऐसे सॉफ्ट और पोरस मटेरियल को इस्तेमाल करके हम नॉइज़ पोल्यूशन को कम कर सकते हैं।
However, if the surface of classroom or public halls are too absorbent, the sound level may be low for the audience. ताहम अगर आपके क्लासरूम हैं या हॉल हैं या लेक्चर थिएटर वगैरह होते हैं, वहाँ पर ऐसे मटेरियल अगर इस्तेमाल किए जाएँ तो वहाँ पर आवाज़ का लेवल कम हो जाएगा, जिससे ज़्यादा लोगों को या ज़्यादा स्टूडेंट जो दूर बैठे होंगे उनको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो वहाँ पर ऐसे जो है सॉफ्ट या पोरस मटेरियल का इस्तेमाल हम नहीं करते या कम से कम करते हैं। Sometimes when sound reflect from the wall, ceiling and floor of a room, the reflected surfaces are too reflective and the sound becomes garbled. बेटा यहाँ से आपने अंडरलाइन करना है, यहाँ से आपकी डेफिनेशन बनेगी रेवरिब्रेशन की। समटाइम्स से ऊपर से अगर देखें आप तो आपकी जो है 6 लाइन बनती है, उसके मिड में है समटाइम्स, यहाँ से इसको अंडरलाइन करेंगे। Sometimes when sound reflect from the wall, ceiling and floor of a room, बाज़ औक़ात जब छत से, दीवारों से या फर्श से जो है वो आवाज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं एक कमरे के, या साउंड रिफ्लेक्ट होती है। द रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस आर टू रिफ्लेक्टिव, कि ये जो सर्फेसिस हैं हार्ड होती हैं और इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होती हैं। साउंड बिकम्स ग्रेबल्ड, तो आवाज़ जो है वो ग्रेबल्ड हो जाती है, यानी मिक्सअप हो जाती है, एक से ज़्यादा आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं, समझ नहीं आती कि आवाज़ असल में क्या कहना चाह रहे हैं, या उसकी गूंज ज़्यादा क्रिएट, जैसे साउंड सिस्टम वाले जो है एक से ज़्यादा जैसे साउंड क्रिएट करते हैं इको मेथड के साथ। तो ऐसे ही कमरों के अंदर जहाँ पर मटेरियल ज़्यादा पड़े होते हैं, दीवारों से, सीलिंग से, फर्श से जो है वो आवाज़ रिफ्लेक्ट होकर ग्रेबल्ड हो जाती है। दिस इज़ ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन कॉल्ड रेवरिब्रेशन। ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, हर सरफेस ने अपना अलग अलग रिफ्लेक्शन देना है, फर्श का अलग होगा, छत से अलग आएगा, दीवारों से अलग। तो इस तरीके से हर सरफेस या हर मटेरियल जो कमरे में पड़ा है उससे रिफ्लेक्शन अलग तरीके से होगा, जिससे आवाज़ जो है वो मुतासर होती है। तो इस तरीके के रिफ्लेक्शन को, जहाँ पर एक से ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो, उसको हम रेवरिब्रेशन कहते हैं। तो रेवरिब्रेशन की डेफिनेशन सम टाइम्स से आपने अंडरलाइन करनी है। सम टाइम्स व्हेन साउंड रिफ्लेक्ट फ्रॉम द वॉल, सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ रूम्स, the reflecting surfaces are too reflective and the sound becomes garbled. This is due to multiple reflection called reverberation, यानी कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा हो कहीं किसी भी कमरे में या कहीं किसी जगह पर, तो उस मल्टीपल रिफ्लेक्शन को हम रेवरिब्रेशन कहते हैं। आगे जो है, इन द डिज़ाइन ऑफ लेक्चर हॉल, ऑडिटोरियम और थिएटर्स हॉल और बैलेंस मस्ट बी अचीव्ड बिटवीन रेवरिब्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन, कि जब हम बड़े बड़े लेक्चर हॉल्स या एडिटोरियम वगैरह या थिएटर वगैरह बना रहे होते हैं, तो रेवरिब्रेशन में और अब्जॉर्प्शन में, रेवरिब्रेशन का मतलब एक से ज़्यादा रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, और अब्जॉर्प्शन का मतलब आवाज़ का अब्जॉर्ब होना, जज़ब होना, यानी कि आवाज़ का कम होना। It is often advantageous to place reflective surfaces behind the stage to direct sound to the audience. यहाँ पर एक फ्रंट स्टेज आपका बना होता है, जैसे अक्सर जो है थिएटर्स के अंदर या कहीं कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रही होती हैं या कोई महफिल वगैरह करवाते हैं, तो उसके पीछे जो है रिफ्लेक्टिव सर्फेसिस रखी जाती हैं, हार्ड सर्फेसिस होती हैं, ताकि आगे खड़ा जो इंसान बोल रहा है या कोई वहाँ पर चीज़ हो रही है तो उसकी आवाज़ की ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो, और आगे ऑडियंस की तरफ जो लोग हाज़रीन वहाँ पर मौजूद हों उनकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो। तो इसलिए उनके पीछे जो है जो ऐसी सर्फेसिस रखी जाती हैं कार्डबोर्ड वगैरह की बनाकर, जिससे ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो। Generally, the ceilings of lecture hall, conference hall and theatre hall are curved so that the sound after reflection may reaches all corners of the hall. आपने देखा होगा कि लेक्चर हॉल या कॉन्फ्रेंस हॉल की जो छत होती है वो या सीलिंग जो होती है वो कर्व के अंदर होती है, उसके अंदर जो है ढलान सी बनी होती, कर्व्स होती हैं, ताकि आवाज़ जो है जब रिफ्लेक्ट हो तो हर कोने तक, हर जगह तक जो है आसानी से पहुंच सकती है। Sometimes curved surface board are placed behind the stage so that sound after reflection distribute evenly across the hall. बाज़ का स्टेज के ऊपर या हॉल के अंदर जो है पीछे जो है उनके ऐसे रखी जाती हैं सर्फेसिस जो कि कर्व्ड सर्फेसिस हों, ताकि आवाज़ जो है रिफ्लेक्शन के बाद हर सिमत में एक जैसी फैले। अब डायग्राम के अंदर अगर हम देखें, जैसे साउंड है, पीछे हमने कर्व बोर्ड रखा है, तो साउंड आकर टकराती है उसके साथ, जैसे फिगर जो है 11.12 को हम देख रहे हैं, तो आवाज़ रिफ्लेक्शन के बाद एक जैसी जो है हर तरफ को
फैलती है। इसी तरीके से जो 11.11 है या 11.11 है, इसके अंदर देखें तो कर्व, आपकी जो सीलिंग है वो कर्व है, तो वहाँ से ऊपर जब आवाज़ टकराएगी तो फिर दूर तक तमाम ऑडियंस जो बैठे हैं उस लेक्चर हॉल में या थिएटर के अंदर, तो उन तक एक जैसी आवाज़ जो है वो जाएगी। तो इसमें जो है इसको शॉर्ट आपने क्वेश्चन करके याद करना है। जैसे कि अगर हम लास्ट पैराग्राफ में देखते हैं तो क्वेश्चन आ सकता है वाई द सीलिंग्स ऑफ लेक्चर हॉल आर कर्व्ड, तो उसके आंसर में आप लिखेंगे द सीलिंग्स ऑफ लेक्चर हॉल एंड कॉन्फ्रेंस हॉल आर थिएटर आर कर्व्ड सो दैट द साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन में रीचेज ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द हॉल। दूसरा ये क्वेश्चन भी आपको मल्टीपल रिफ्लेक्शन वाला रेवरिब्रेशन जिसको कहते हैं, इसको भी आपने करना है, सम टाइम से करेंगे। तो ये 2-3 क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इसके अंदर आपने कर लेने हैं, और एक इसकी डेफिनेशन जो है एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन की वो करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज मतलब काबिल समात जो फ्रीक्वेंसी है उसकी हद क्या है, यानी कि आपका कान किस लिमिट तक जो है कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आवाज़ फ्रीक्वेंसी वाली सुन सकता है, ये इस टॉपिक में हम देखेंगे। अगर हम देखते हैं तो कुछ आवाज़ें ऐसी मध्यम होती हैं जो हमें सुनाई नहीं देती, तो उनकी रेंज जो है फ्रीक्वेंसी की लो होती है, जो हमारी जो है कान के सुनने के हिस्से ज़्यादा नीचे फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ें हम सुन नहीं सकते। और अगर आवाज़ जो है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे कान की लिमिट से या एयर ड्रम की वाइब्रेशन से उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फिर भी हमको वो सुनाई नहीं देंगी। We know that sound is produced by vibrating body. A normal human ear can hear a sound only if its frequency lies between 20 Hz and 20,000 Hz. जैसे कि आपने शुरू में भी देखा कि हमने लेक्चर के स्टार्ट में ही ये चीज़ पढ़ी थी कि जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो आवाज़ पैदा होती है। तो वाइब्रेटिंग बॉडी के अंदर फ्रीक्वेंसी भी होगी, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन जो 1 सेकंड के अंदर नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन आपकी होगी वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो ज़ाहिर सी बात है जब कोई चीज़ वाइब्रेट करेगी तो फ्रीक्वेंसी भी उसके साथ होगी। तो इंसानी कान जो है, आपका कान जो वो किस फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर सकता है, 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक, यानी कि 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक अगर वाइब्रेशन साउंड की हो या फ्रीक्वेंसी साउंड की हो तो वो आपका कान उसको डिटेक्ट कर सकता है, सुन सकता है। इन अदर वर्ड्स अ ह्यूमन ईयर नाइदर हियर्स अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस दैन 20 हर्ट्ज़। दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि आपका कान जो है, इंसानी कान, वो 20 हर्ट्ज़ से कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ को नहीं सुन सकता, नार अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी मोर दैन 20,000 हर्ट्ज़, ना ही 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ को सुन सकता है। यानी कि आपके कान की जो सुनने की लिमिट है वो कम से कम 20 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ और ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 हर्ट्ज़ वाली फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ जो है उसको सुन सकते हैं। तो ये दो चीज़ें जहन में बिठानी है, 20 हर्ट्ज़ और 20,000 हर्ट्ज़। अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से लेस है फिर भी आप उस आवाज़ को नहीं सुन सकते, और अगर फ्रीक्वेंसी जो है 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा है तो फिर भी आप आवाज़ को नहीं सुन सकते। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट रेंज ऑफ एडिबिलिटी, इट आल्सो डिक्रीजेज विद द एज। जो आपकी सुनने की हिस्स है वो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट है, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है ये फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। जैसे कि आगे देखते हैं हम, यंग चिल्ड्रन कैन हियर अबाउट 20,000 हर्ट्ज़ साउंड, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ हो वो साउंड जो है छोटे बच्चे या जवान लोग सुन सकते हैं। ओल्ड पीपल कैन नॉट हियर साउंड इवन अबाव 50,000 हर्ट्ज़, 15,000 हर्ट्ज़ से भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ जो है वो जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, बूढ़े लोग वो नहीं सुन सकते। इसका आपने अक्सर देखा होगा, जो बूढ़े लोग हैं उनको आप पास जाकर ऊंची बोलते हैं तो सुनाई देता है, तो बेटा असल में होता ये है कि एज के साथ साथ जो कान का एयर ड्रम है वो भी लूज़ हो जाता है। जैसे आपने बूढ़े लोगों को घर में आपके जो हैं दादा दादी या ग्रैंड पेरेंट्स होंगे तो उनके देखते हैं कि बॉडी के ऊपर जो उनकी जिल्द होती है वो ढलक सी जाती है, लचक आ जाती है उसमें। ऐसे ही एयर ड्रम भी, क्योंकि वो भी इंसानी जिस्म का ही एक हिस्सा है, सेल से मिलकर बना है, तो वो लूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से वो उस तरीके से या उतना ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करता आवाज़ सुनने के लिए। तो फिर हमें उन लोगों के कान के पास या उनके करीब जाकर या फिर वो जो एयर डिवाइस वगैरह जो है
का आवाज़ सुनने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो बूढ़े लोगों के अंदर जो है ये रेंज 15,000 हर्ट्ज़ तक हो जाती है, छोटे बच्चों में या जवान लोगों के अंदर 20,000 हर्ट्ज़ तक जो होती है। तो यहाँ से ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज की जो डेफिनेशन आएगी, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विच अ ह्यूमन ईयर कैन हियर इज़ कॉल्ड द ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज, कि काबिल समात आवाज़ की वो रेंज, उसकी फ्रीक्वेंसी की वो रेंज जो है जिसके अंदर अंदर इंसानी कान जो है आवाज़ को सुन सकता है, उसको ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहते हैं। तो इसको जब आपने क्वेश्चन के तौर पर याद करना है तो सबसे पहले आप डेफिनेशन याद करेंगे। द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विच अ ह्यूमन ईयर कैन हियर इज़ कॉल्ड ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज, वो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी की रेंज जिसके अंदर अंदर इंसानी कान आवाज़ को सुन सकता है, ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहलाती है। आगे आप लिखेंगे इट इज़ 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़, ये साथ इधर ज़रूर मेंशन करना है। अगर आप डेफिनेशन सिर्फ डिफ़ाइन आ जाए ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है, मज़ीद भी आ सकता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में जब आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो बहुत से बच्चे सिर्फ डेफिनेशन लिख देते हैं, इसको रेंज को नहीं लिखते। तो आपने इसकी रेंज भी लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद आप जो है वो यहाँ पर जो लास्ट हमने लाइन देखी थी, ये सेकंड लाइन जो स्टार्ट में, नॉर्मल ह्यूमन एयर कैन हियर अ साउंड ओनली इफ़ इट्स फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़। तो डेफिनेशन के बाद ये लाइन आप ज़रूर लिख दें। अगर आपने ये लाइन नहीं लिखनी तो फिर आप जो है ये लिखेंगे इट रेंजेस फ्रॉम 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़ की, इसकी रेंज जो है वो 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक होती है। ये बेटा साथ डेफिनेशन के अंदर ज़रूर आपने मेंशन करना है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है अल्ट्रासाउंड की है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अल्ट्रासाउंड वाला टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है। डिफाइन अल्ट्रासाउंड एंड राइट इट्स यूजेस। तो आज हम इसकी सिर्फ डेफिनेशन देखेंगे, यूजेस हम जो है कल वाले लेक्चर के अंदर करेंगे। तो ये जो आज की जो हमने डेफिनेशन 3-4 देखी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन की, फिर रेवरिब्रेशन की, और ये जो ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज, इन तीन में से एक आध डेफिनेशन ज़रूर आती है। तो बेटा इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। आगे हम देखते हैं अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन। साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर दैन 20,000 हर्ट्ज विच आर inaudible टू नॉर्मल ह्यूमन ईयर आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक्स। साउंड वो आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, इंसानी कान उनको सुन नहीं सकता, ऐसी आवाज़ों को हम अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक भी कहते हैं। जैसे कुछ आपने जहाज़ देखे हैं या सुने हैं कि ऐसे जहाज़ भी होते हैं जिनकी आवाज़ नहीं आती। असल में होता क्या है कि उनकी आवाज़ की जो रेंज है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, तो वो हमको सुनाई ही नहीं देती, आवाज़ उनकी होती है। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि टॉपिक के अंदर जो डॉल्फिन हैं या फिर आपके जो इसको एलिफेंट हैं, डॉल्फिन और एलिफेंट, डॉल्फिन की जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो इतनी ज़्यादा होती है कि हमें वैसे ही सुनाई नहीं देती, लेकिन वो आपस में कई हज़ार किलोमीटर दूर तक भी, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक भी समुद्र के अंदर एक दूसरे से रब्ता कर सकते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं। ऐसे व्हील जो फ़िश है उसकी भी हमने देखा था। एलिफेंट की फ्रीक्वेंसी की रेंज भी जो है 20 हर्ट्ज से भी कम होती है, 3 से 4 या 10 किलोमीटर तक जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन हमें वो आवाज़ें सुनाई नहीं देती। तो अल्ट्रासाउंड्स वो आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होंगी, जिनको इंसानी कान सुन नहीं सकता, ऐसी आवाज़ों को हम अल्ट्रासाउंड्स या अल्ट्रासोनिक्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी आपने अच्छे तरीके के साथ करनी है। अब हम इन पेजेस के अंदर जो साइड बार्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले ये जी बैट का है, द फ्रेज ब्लाइंड एज अ बैट, ये एक कहावत बनी हुई है कि चमगादड़ की तरह न पीना। असल में चमगादड़ की बेटा आंखें भी होती हैं, लेकिन रात के वक्त उड़ते हुए ये अपनी आंखों की मदद से नहीं, अपने कानों की मदद से जो है वो अपना शिकार करती हैं, कीड़े मकोड़े वगैरह खाती हैं, या अपनी जो इनकी फ़्लाइट है वो भी आवाज़ के ऊपर कानों की मदद से जो है वो इसको सार अंजाम देती हैं। बैट्स हैव सम विजन यूजिंग लाइट, बट व्हेन प्लेस्ड इन अ पिच ब्लैक रूम crisscrossed with fine wires, they can easily fly around and unerringly locate tiny flying insect for food।
हम अगर चमगादड़ों को एक जो है स्याह कमरे के अंदर, अंधेरे वाले कमरे के अंदर जो है रख दें और उसके अंदर जो है वायर्स को जो है एक दूसरे के साथ क्रॉस जाल सा उनका बुन दें, फिर भी उसके अंदर ये आसानी के साथ उड़ सकती हैं और जो अपना शिकार को या इंसेक्ट जो उसमें हों उनको आसानी के साथ खा लेती हैं। हालांकि इनकी जो है विजन जो है वो कम होती है, यानी कि देखने की जो हिस्स है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो ये किस तरीके के साथ ऐसा करती हैं? We usually assume that vision requires light, but both bats and dolphins have the ability to see using sound waves. कि जो बैट और डॉल्फिन ये दो ऐसे जानदार हैं जिनको जो समात की वजह से भी चीज़ों को देख लेती हैं या फील कर लेती हैं। और रिचेज इन द साइंस रिसर्चर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ डेवलप्ड आइज दैट इनेबल ह्यूमन आल्सो टू सी यूजिंग साउंड वेव्स। लास्ट टाइम एक प्रोग्राम के अंदर मैं देख रहा था कि एक ऐसा ही उन्होंने डिवाइस बनाई है, रिसर्चर्स काम कर रहे हैं उसके ऊपर ग्लासेस की फॉर्म में, और साथ में एयर पीस भी उसके होते हैं। तो वो कानों के अंदर जो है जब आवाज़ आती है तो उससे जो ब्लाइंड पर्सन भी हैं उनके माइंड में ऐसे इमेज बन जाते हैं जैसे कि उनको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही चमगादड़ के साथ भी होता है कि इसको जो है अपने समात की वजह से, सुनने की इसकी वजह से जो है आगे अपने जो रास्ते में रुकावटें या अपने जो इनके जो शिकार हैं या उनका फूड जो होता है हशरात वगैरह उनको इजीली ये देख सकते हैं, फील कर सकते हैं सिर्फ सुनने की मदद से। नेक्स्ट जो है पायलट वेयर स्पेशल हेडफोन दैट प्रोड्यूस द रोर ऑफ एन एरोप्लेन इंजन टू अ क्वाइट होम। तो पायलट जो हैं इनके एयरफोन पहने होते हैं ताकि जो थंडर जेट या जो भी ये जो है जहाज़ वगैरह उड़ाते हैं उसके इंजन की जो आवाज़ है इनको सुनाई ना दे या बहुत कम सुनाई दे। तो उसमें बचाने के लिए तो ये फॉर योर इंफॉर्मेशन दोनों आपने इनको पढ़ लेना एक दो दफ़ा। ये जो लास्ट में ये जो टिडबिट्स हैं इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। इसमें से आपको एमसीक्यूज़ आ जाता है अक्सर पेपर में। इधर डिफरेंट जो है ऑब्जेक्ट्स या डिफरेंट कह लें कि एनिमल्स वगैरह जो हैं उनकी आइडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज बताई हुई है, तो उसको आपने एमसीक्यूज़ के लिए ये वाला जो है ज़रूर याद करना है। जो पहली दो थी उनको जस्ट आप इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ सकते हैं। बैट्स कैन हियर फ्रीक्वेंसी अप टू 120,000 हर्ट्ज़ के जो आपकी चमगादड़ हैं इनकी जो सुनने की हिस्सा है 120,000 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को भी ये सुन सकती हैं। अदर एनिमल्स कैन नॉट हियर सच हाई पिच्ड साउंड। दूसरे एनिमल जो हैं इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी या पिच वाली आवाज़ को सुन नहीं सकते। माइस कैन हियर फ्रीक्वेंसी अप टू 100,000 हर्ट्ज़। जो है आपकी जो चूहा है ये 1000 हर्ट्ज़ 100 हर्ट्ज़ तक जो है वो 100 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को ईज़िली जो है सुन सकते हैं। इसी तरीके से डॉग्स जो हैं वो 35 हर्ट्ज़ तक और कैट्स जो हैं वो 25 हर्ट्ज़ तक जो है सुन सकते हैं। ह्यूमन ईयर इंसानी कान जो है जैसे हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा कि 20,000 हर्ट्ज़ तक सुन सकते हैं। तो इसको जो है ये जो टिडबिट्स है आपका इसको एमसीक्यूज़ के लिए आपने अच्छे तरीके से याद करना है। अगर अभी भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो बेटा आप मुझे बता दें। तो बाकी इस आज के लेक्चर को अच्छे तरीके से याद करिएगा। अल्लाह।